बहुत भाई आज हम बात करेंगे BMW की X6। ये 2010 का मॉडल है और डीजल कार है। इसमें 3 लीटर का डीजल इंजन आता था। अभी मैं आपको इसके टायर्स दिखा देता हूँ। ये है भाई इसके टायर 255, 50 और 19 इंचज़ के टायर हैं। कंपनी कौन सी है ये मुझे पता नहीं, एक्सेलरा करके कोई कंपनी है। अब मुझे पता नहीं ये चाइनीज़ कंपनी है या कौन सी कंपनी है। मुझे इसमें एक डाउट है कि अगर ये RFT टायर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी अभी उतनी अच्छी है नहीं। अब इस पर कहीं पे RFT लिखा नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये रीइंफोर्स लिखा हुआ है, तो रीइंफोर्स का मतलब आई गेस RFT ही होता है। तो अगर ये RFT है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं इनको नॉर्मल टायर्स में चेंज करूँगा तो राइड क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मेरी X3 में भी सेम ऐसा ही हुआ था। उसमें RFT टायर थे, जैसे ही मैंने नॉर्मल टायर डाले उसके बाद राइड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अभी मैं इसको आपका आगे से इसका लुक दिखा देता हूँ। ये है भाई इसका आगे से लुक। इतना मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन जो पीछे से इसका लुक आता है वो बहुत बढ़िया है। तो चलिए पीछे चलते हैं। ये देखो भाई, पीछे से जो इसका लुक आता है ना, एकदम मस्कुलर लुक आता है। आपको डिक्की दिखा देता हूँ। इसका एक्चुअली जो डिक्की का शॉकर है वो ख़राब हुआ है, तो इसको मैन्युअली उठाना पड़ेगा। अरे यार उठ जा। ये है भाई इसकी डिक्की, देख लो भाई। इसको 5 सेकंड ऐसे पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। भाई साहब, मैं जिम में शोल्डर प्रेस करता हूँ ना, तो 20 किलो के डंबल आराम से उठा लेता हूँ, और यहाँ पे इसको 5 सेकंड पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। चलिए बैक सीट दिखा देता हूँ। ये भाई बैक सीट, इसमें 2 ही सीट मिलती हैं पीछे आपको। इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा है। बीच में वो आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि काफ़ी चौड़ा है, और ये 2 सीट मिलती हैं आपको। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं 2 नीचे, और यहाँ पे एक ये स्क्रीन आती थी। ये स्क्रीन पता नहीं किस काम की है, मुझे तो चलती भी है नहीं चलती है। इसको हमेशा फोल्ड ही रखता हूँ मैं। गाड़ी ना थोड़ी यार गंदी हो रखी है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो कितना भी साफ़ करा लो फटाक से गंदी हो जाती है। ये आ गए भाई हम गाड़ी के अंदर। अब अंदर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यार ऐसा कुछ है अंदर से सीन। सबसे पहले तो मैं आपको इसको बोतल होल्डर दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आ सकती है, लेकिन ऐसा सीधे नहीं आएगी, आड़ा टेढ़ा करके डालना पड़ेगा। मतलब काफ़ी स्पेस है, लेकिन उतना चौड़ा नहीं है। 2 स्पेस दिए हुए हैं काफ़ी। ये पता नहीं BMW वाले क्यों करते हैं। इससे पहले मेरे पास जो 5 सीरीज़ थी उसमें भी जगह नहीं थी। जबकि जो छोटी कार्स आती हैं, जैसे कि वॉक्सवैगन की पसाट जो थी, उसमें आराम से 2-3 बोतल आराम से आ जाती हैं। ये लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि इस कार में इतना ज़्यादा स्पेस है, फिर भी पता नहीं बोतल होल्डर के साथ ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके यूनिक फीचर बता देता हूँ जो मुझे थोड़े अलग लगे बाकी कार से। एक तो इंटीरियर में भाई जो लेदर का यूज़ किया है ना, वो बहुत एक नंबर है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे डोर पे ये पूरा लेदर है। ये वाला भी, ये तो मोस्टली आपको मिल जाएगा, काफ़ी कार में लेदर का आता है, लेकिन ये वाला पार्ट ये नहीं आता है काफ़ी कार्स में, ये लेदर का है। डैशबोर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पूरा डैशबोर्ड लेदर का है। ये वाला यहाँ से लेके वहाँ तक। ये ग्लव बॉक्स के ऊपर भी लेदर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे वुड है, ये नीचे फिर से लेदर है। ये पूरा लेदर है नीचे तक। ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा लेदर की स्टिचिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे जो BMW कार्स की सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, अगर आप देखेंगे, जो आर्मरेस्ट है ना, इसमें जो स्प्लिट दिया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। सबसे पहले मेरा 5 सीरीज़ जो मैंने ली थी, उसका रीज़न यही था कि उसका इंटीरियर का मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, जो सेंटर कंसोल था, ये बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। एक अगर सिंपल इसको पूरा सेम कर दिया सिंगल पीस में तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो स्प्लिट किया हुआ है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर काफ़ी डीप है। ये पुराना जो आईफोन वगैरह आता था उसका चार्जर आता था, इसको निकालना है मुझे, क्योंकि फालतू में ये स्पेस ले रहा है, इसका यूज़ कुछ है नहीं। बाकी इसके अंदर ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है। पुरानी कार्स में ना ब्लूटूथ नहीं आता था, ब्लूटूथ आता था लेकिन उससे आप मतलब गाने वगैरह नहीं चला सकते थे। तो यहाँ पे आपको जो वायरलेस ब्लूटूथ का ट्रांसमीटर आता है वो लगाना पड़ेगा, उससे आप गाने चला सकते हैं। बाकी कूल्ड है ग्लव बॉक्स। और क्या यूनिक चीज़ है, एक यार ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना काफ़ी कार्स में सिंगल होता है, लेकिन इसमें डबल AC वेंट दिए हुए हैं। अब इसका यूज़ क्या है मुझे पता नहीं, और ये एडजस्ट भी नहीं होता, खाली ये वाला एडजस्ट होता है ऊपर नीचे साइड में, ये वाला नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 AC वेंट्स काफ़ी यूनिक लगे मुझे। उस साइड भी 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं। और ग्लव बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ग्लव बॉक्स है,
और यहाँ पे नीचे इसका ये बटन है, सीडी चेंजर दिया हुआ है उसके अंदर, और काफ़ी डीप है, मतलब ग्लव बॉक्स अच्छा खासा डीप है। स्टीयरिंग जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, 5 सीरीज़ का जो स्टीयरिंग था मुझे इतना पसंद नहीं था, काफ़ी पतला आता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग है, मतलब इसका जो ग्रिप है वो बहुत बढ़िया है, मोटा स्टीयरिंग है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक और बात, इसके जो पैडल शिफ्टर्स हैं, यार मुझे ये नहीं पता, मैंने जितनी भी कार्स चलाई है ना, वॉक्सवैगन की देख लो, स्कोडा की देख लो, ऑडी की देख लो, सब में प्लास्टिक के आते हैं ये पैडल शिफ्टर जो होते हैं। इसको फील करते ही भाई, इसको जैसे ही आप टच करोगे ना, अलग ही फील आता है। और इसमें आप देखोगे कि ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, मतलब नॉर्मल पैडल शिफ्टर जैसे नहीं है। ये आगे भी जाते हैं और पीछे भी जाते हैं, देखो पीछे मैंने प्रेस किया और ये आगे भी आ रहा है, इसका भी सेम है। मतलब एक ही साइड से मैं अप भी कर सकता हूँ गियर्स और डाउन भी कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आप लेफ्ट वाले से डाउन करते हो, इस वाले से अप करते हो, इसमें दोनों फीचर दिए हुए हैं। यूज़ इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर सिंगल भी देंगे तो भी काम चल जाता है, और वही सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इन्होंने ये हटा दिया, आगे वाले कार्स में कभी नहीं दिया। लेकिन पैडल शिफ्टर का जो फील है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है, ज़बरदस्त। ये जो मेटल का फील है बहुत बहुत सही है। ये जो लेदर वाली मैंने आपको बात बताई है ना, ये पूरा जो लेदर है, ये हर कार में नहीं आता था। मतलब मैंने इसी, ये 2010 की है, तो 2010 की मैंने X6 और भी देखी थी और X5 भी देखी थी। हर एक कार में लेदर वाला डैशबोर्ड नहीं था, नॉर्मल वाला जो अपना आता है हार्ड प्लास्टिक वही था। ये शायद टॉप मॉडल है, पता नहीं क्या है। इसमें यहाँ पे एक सस्पेंशन का एरर आ रहा है, उसको बाद में देखेंगे, बताऊंगा मैं इसमें क्या क्या इश्यूज़ थे, काफ़ी इश्यूज़ थे यार। ये वाली कार देख रहा था, तो जो X5 X6 मैंने बाकी देखी थी, उनके अंदर ना ये जो स्पोर्ट्स मोड है यहाँ पे गियर लीवर के पास, ये वाला, ये किसी में नहीं था। मतलब आपको अगर स्पोर्ट्स मोड डालना है तो आप गियर लीवर को साइड में कर सकते हैं, उससे स्पोर्ट्स मोड लग जाएगा। लेकिन ये जो डेडिकेटेड बटन था ना, ये किसी में नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो बटन है ये स्पेशली डायनामिक डैम्पर्स के लिए होता है, अपने डैम्पर्स को आप हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हो। तो बाकी कार्स में ये नहीं था, इस वाली कार्स में ही मुझे दिखा। मिरर्स है यहाँ पे, लाइट के साथ ही आपको मिलेंगे सारे। और यहाँ पे सनरूफ है, सनरूफ पे भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, नॉर्मल छोटी सा सनरूफ है। और यार इसकी बिल्ड क्वालिटी में ना मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगी है। मतलब बाकी कार्स आप देखोगे ना, जितनी भी नई वाली कार्स हैं उनमें ये बात आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो डोर है, इतना हैवी डोर है, मतलब इसको बंद करके आपको फील आता है, इतना ज़्यादा हैवी। आप जितनी भी आजकल नई कार्स आ रही हैं उनमें ये फील नहीं आता। जो मेरे पास पासाट थी उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने टिगवान ली 2019 वाली, उसकी बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे अच्छी होगी, मैं नो डाउट, लेकिन उसका जो डोर को आपको खोलते हो ना, आपको पता चलता है कि डोर का वेट कितना है। हैवी वाली फील चाहिए, वो आपको पुरानी कार्स में ही मिलेगी। इसके अलावा एक और फीचर इसमें मुझे अच्छा लगा, जो बाकी X5 X6 में नहीं था, जो 2009 से 2012 के बीच में आती थी, हेड्स अप डिस्प्ले। अब आजकल तो ये BMW कार्स में काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन पहले हर एक कार में नहीं आता था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। जब आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको बहुत जल्दी स्पीड का अंदाजा लग जाता है, कितनी स्पीड से आप जा रहे हो। और नॉर्मली यहाँ पे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे आप 100 के थोड़ा भी ऊपर जाते हो तो आपको चलान कट जाता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। पहले मैं हमेशा रिव्यूज़ वगैरह में देखा करता था कि डायनामिक डैम्पर्स कितने सही है, मतलब आप खराब रास्ता है तो सॉफ्ट कर लो, हाईवे पे जा रहे हो तो उसको हार्ड कर लो, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती थी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था इस कार को लेने का, कि मुझे ट्राई करना था कि डायनामिक डैम्पर से कितना फ़र्क पड़ता है। और होता है, आप स्लो जा रहे हो, मतलब जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये है, वहाँ पे इसको सॉफ्ट कर दो तो काफ़ी आराम से निकल जाती है गाड़ी। और हाईवे पे जब इसको स्टिफ कर दे तो काफ़ी चिपक के चलती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, क्यों ली मैंने और क्या रीजंस थे, कैसी चलती, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए ड्राइव करते हैं इसको। मैंने 1 साल पहले तक सिर्फ हैचबैक या सेडान ही चलाई थी, एसयूवीज में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। एक बार मैंने ऑडी Q3 का टेस्ट ड्राइव लिया था, उसको चलाने के बाद जब मैं अपनी पसाट में बैठा तब मुझे लगा कि यार एसयूवी तो बहुत बेकार है, इतनी हिलती है वो, सेडान उससे लाख गुना बेटर है। तो उसके बाद मैंने एसयूवीज का ख्याल दिमाग से निकाल दिया था। कुछ टाइम बाद मैं सर्विसिंग के लिए गया था वॉक्सवैगन के शोरूम में, तो ऐसे ही मन किया कि टाइगुन का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और उसको चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो एकदम सेडान जैसे चल रही है। इसके 2 रीजन थे। पहला, जो ऑडी Q3 थी वो मैंने सिटी में चलाई थी जहाँ रोड्स खराब थे, और दूसरा, उस Q3 की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, वो 10 साल पुरानी कार थी। और यहाँ पे ये टाइगुन जो ब्रांड न्यू कार थी, और इसका टेस्ट ड्राइव मैंने हाईवे पे लिया था, इसलिए ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उसी टाइम मैंने एक 2009 की ऑडी Q5 का भी टेस्ट ड्राइव लिया था हाईवे पे, उसको चला के भी मुझे काफ़ी मज़ा आया। जबकि वो कार 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, फिर भी बहुत कंफर्टेबल लगी मुझे हाईवे पे। स्लो स्पीड पे उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। आप कोई भी 10 साल पुरानी जर्मन एसयूवी ले लो, उसके सस्पेंशन स्टिफ ही होंगे, इसलिए हाईवे पे आपको कंफर्टेबल लगेगी, लेकिन स्लो स्पीड पे सिटी ड्राइव में आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगी।
यहाँ से मेरी थिंकिंग थोड़ी चेंज होने लगी एसयूवीज को लेके। फिर पहली एसयूवी जो मैंने खरीदी वो थी टिगवान ऑलस्पेस 2019 7 सीटर कार। क्योंकि टाइगुन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए लगा कि शायद टिगवान उससे भी अच्छी होगी। उसको भाई साहब 3-4 महीने चलाने के बाद मेरी ऐसी आदत बदल गई कि अब मुझे सेडान चलाने का मन ही नहीं करता था। उस टाइम टिगवान के साथ मेरे पास 2010 की मर्सिडीज ई क्लास थी 350 CDI, जो कि 3 लीटर डीजल इंजन के साथ आती थी। वो ई क्लास टिगवान से बहुत फास्ट थी, लेकिन फिर भी जब आप एसयूवी को चला के सेडान में बैठते हो आपको मजा नहीं आता। इसलिए मुझे ई क्लास को सेल करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा चलाता ही नहीं था मैं उसे। उसके बाद मैंने टिगवान सेल कर दी 6 महीने बाद और ऑडी Q5 ले ली पेट्रोल 2010 का मॉडल, जो आज भी मेरे पास है। अब क्या रीजन था सेल करने का, क्यों 5 साल में मैंने 11 कार्स खरीदी, वो पूरी कहानी इस वीडियो में है। तो अब जो हाइट पे बैठने का मजा है ना, उसका चस्का लग गया था मुझे। Q5 मेरे पास ऑलरेडी थी और एक और कार लेनी थी जिसकी हाइट और भी ऊंची हो। ऐसा होता है ना, जब आपको एक चीज अच्छी लगती है तो दिल करता है कि और अच्छी लेंगे तो कितना मजा आएगा। इस पागलपन में ये सब भी बना दिया है लोगों ने। हाइट के अलावा दूसरा रीजन था सेफ्टी। जितनी बड़ी कार होगी उतना ज्यादा वेट होगा और उतनी ज्यादा सेफ्टी होगी। क्योंकि देखो भाई, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया ट्रक्स में इतने सेफ्टी फीचर नहीं होते कार्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ट्रक का ड्राइवर सेफ रहता है कि उसका सबसे बड़ा सेफ्टी है उसका वेट। तो अब Q5 से बड़ी कार लेनी थी तो वहां पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ऑडी की Q7 आती थी जो कि मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ी लगी, चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आया। देखो यार, सेफ्टी कितनी भी हो लेकिन अगर उसे चलाने में मजा ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। पार्किंग में उसे खड़ा रख के मुझे क्या सेफ्टी मिलेगी। फिर 2012 की मर्सिडीज ML 350 ट्राई की, वो उससे भी बेकार लगी। पता नहीं उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी या कुछ और 2011 की X5 की अगर बात करें तो उसका मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था सिटी में 5 से 10 मिनट के लिए, तो मुझे ज्यादा समझा नहीं कि वो ज्यादा अच्छी है या बुरी है, कैसी है। फिर मेरा जो डीलर था, कार डीलर था, जिससे मैं ऑलरेडी 4 कार ले चुका था, उसके पास ये BMW X6 आई। अब क्योंकि उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी, मैंने उसको बोला मुझे एक्सप्रेसवे पे चाहिए टेस्ट ड्राइव, तो वो मान गया और उसने मुझे 1 घंटे के लिए ये कार दे दी। और जब मैंने इसे एक्सप्रेसवे पे चलाया, मैं भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या फीलिंग थी। एक चीता होता है ना जिसमें इतनी फुर्ती है, तो एक चीता होता है ना जिसमें इतनी फुर्ती होती है कि वो फटाक से भागते भागते डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसमें कुछ नया नहीं है, नॉर्मल है। अजीब क्या है पता है, जब एक हाथी ऐसे डायरेक्शन चेंज करे। जब मैंने 100 की स्पीड पे इस कार में लेन चेंज की हैंडलिंग चेक करने के लिए, ओए होए 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 होए, जो मजा आया। फैन हो गया भाई मैं, इस कार का नहीं BMW का भी। और फिर मैंने कार की डील डन कर दी। अराउंड 8 लाख की पड़ी मुझे ये। इतनी सस्ती इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें काफी इश्यूज थे, वो मैं कभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये स्टीयरिंग जो है ये हाइड्रोलिक है, इसका वेट भी जबरदस्त है। कंफर्ट कार में उतना नहीं है। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कार 15 साल पुरानी है और टायर भी चाइनीज लग रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली जब मैं फ्रंट और रियर के शॉक्स वगैरह चेंज करूंगा और मिशेलिन के टायर डालूंगा तो राइड क्वालिटी काफी इंप्रूव होनी चाहिए। उसका भी अपडेट मैं दूंगा आपको आगे, फिलहाल पैसे नहीं है। तो यार ये था मेरा एक्सपीरियंस एसयूवीज के साथ। अब मैं पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका हूँ, सेडान्स को भूल चुका हूँ। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं एसयूवीज के साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बाबा की घंटी ऑन कर लेना, नया वीडियो आते ही आपको घंटी की आवाज आ जाएगी।